हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बीएस सेकेंड ईयर वालों के लिए जिन्होंने सोशियोलॉजी लिया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जो समाज शास्त्र का पेपर है, इस बार जो पेपर होना है, इसमें क्या किया गया है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को कंबाइंड करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बना दिए गए हैं। ठीक है, तो सेकंड पेपर के लिए मैं ऑलरेडी 1500 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ। ठीक है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए भी जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, तो जो स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव किस तरीके से बनाया जाए और किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है जो कि डिस्क्रिप्टिव होता था, उसके लिए हम 500 टोटल इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में आपके, ठीक है, उन क्वेश्चंस को इस सीरीज में मैंने शामिल किया हुआ है। टोटल 500 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, ठीक है, और ये हमारा पार्ट 1 नंबर वीडियो है। टोटल फर्स्ट पेपर में आप 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना। सेकंड पेपर के लिए 1500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसको भी कंप्लीट कर लेना। आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 वीडियो है। टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है हमारे पास, तो इसलिए हम बहुत ही स्पीड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये फर्स्ट पेपर के लिए है। सेकंड पेपर का वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने बहुत सारे पार्ट करवा दिए हैं अभी, और बहुत सारे पार्ट अपलोड होने बाकी हैं। इस वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय कृषक ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है मजूमदार एवं मदन का है, बी आपके पास गिलिन एवं गिलिन का है, सी आपके पास कृषि आयोग विज्ञप्ति का है, या फिर डी आपके पास उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो भारतीय मजदूर के विषय में कहा गया है कि जो भारतीय मजदूर है, कृषक है, वो ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही मर जाता है। तो यह जो कथन दिया था, यह जो बात कही थी, यह कहा था मजूमदार एवं मदन ने। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। इसको आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी माना जाता है? निम्न में से कौन सा कारण भारत में निर्धनता के लिए उत्तरदायी माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है भाषा संबंधी संघर्ष, बी आपके पास है रोजगार की कम अवसर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है मुकदमों की देर से सुनवाई, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है क्षेत्रीय विवाद। तो देखो, भारत में जो है निर्धनता का, यदि इस ऑप्शन, वैसे तो बहुत सारे निर्धनता के कारण हैं, ठीक है। भारत में यदि हम देखें तो निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 4 रीजन्स दिए गए हैं। तो इनमें से मैं बताना आपको कि सबसे ज़्यादा जो सुइटेबल है वो कौन सा कारण है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सुइटेबल कौन सा कारण है जो कि भारत में निर्धनता का मुख्य कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो रोजगार के कम अवसर, ठीक है, रोजगार के कम अवसर भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्शंस को भी ध्यान में रखकर चलना होगा। तो यदि इन ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो जो सबसे मुख्य कारण है वो है रोजगार के कम अवसर। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लगाएं। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 1999, ऑप्शन नंबर बी है 2000, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 2001, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 2002। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई थी। जैसा कि इसके शब्द से ही पता चलता है कि स्वरोजगार, ठीक है। तो यह योजना जो थी, इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब परिवार से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, खुद का रोजगार शुरू करने के लिए इसमें क्या होता था, ऋण दिया जाता था। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग थे, उनको इस योजना के तहत ऋण देने का प्रावधान बनाया गया था ताकि वो समाज में ऊपर उठ सकें।
तो इस योजना का उद्देश्य भी आप लोग याद रखें, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य इतना ही था कि ग्रामीण जो गरीब परिवार से संबंधित लोग थे उनको ऋण देकर उनको स्वरोजगार प्रदान करना और उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाना। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए है 1999 में, ऑप्शन नंबर बी है 2000 में, ऑप्शन नंबर सी है 2001 में, ऑप्शन नंबर डी है 2002 में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 2001 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर 2001। 25 सितंबर 2001 को यह स्टार्ट की गई थी। 25 सितंबर 2001 को यह स्टार्ट की गई थी और इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण परिवारों को, गरीब परिवारों को रोजगार देकर उनको ऊपर उठाना था। इसका भी उद्देश्य क्या था? जो गरीब परिवार है उनको रोजगार देना और रोजगार देकर उनको ऊपर उठाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1999 से 2000 के बीच, ऑप्शन नंबर बी है 2000 से 2001 के बीच, फिर ऑप्शन नंबर आपके पास सी है 2001 से 2002 के बीच, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 2002 से 2003 के बीच। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 से 2001 के बीच प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ हुआ था। इस योजना का जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्र को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना था, जैसे कि पानी उपलब्ध कराना, जिनके पास घर नहीं है उनको घर मुहैया कराना, ठीक है, कॉलोनी वगैरह देना, जो गरीब परिवार से हो उनको ऋण देना। तो इसमें बहुत सारे सुविधाएं इंक्लूड थी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य जो था वो गांवों में बिजली पहुंचाना, सड़क पहुंचाना, तो ये सारी चीज़। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना था। ग्रामीण क्षेत्रों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना था। तो ये सारे उद्देश्य भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को ये सुविधाएं प्रदान की गई, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1999 में, बी आपके पास है 2000 में, सी 2001 में या फिर डी 2002 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2000 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क की सुविधा प्रदान करना था, ठीक है। 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क की सुविधाएं प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1999 में, बी आपके पास है 2000 में, सी 2001 में, डी है 2002 में। तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2001 में। इस योजना का प्रारंभ किया गया था 2001 में। इस योजना के लिए जो एलिजिबल हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनको पर महीने 35 किलो राशन, कितना पर महीने 35 किलो राशन दिया जाता है, ठीक है। जो अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक हैं उनको 35 किलो राशन पर महीने दिया जाता है, जिसमें से 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को। अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों को 20 किलोग्राम गेहूँ और 15 किलोग्राम चावल दिया जाता है। और यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी।
तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखो, अभी हमने पढ़ा था कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1997, 1998, 2000 या फिर 1999 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1997 में। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ये था कि जो शहर में है, जो गरीबी रेखा के नीचे वास करते हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग निवास करते हैं, उनको ऋण प्रदान करना था ताकि वो अपना स्वरोजगार खोल सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता था। किस योजना के तहत? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत। यह योजना शहर के लिए थी, ठीक है, जो शहर में गरीबी रेखा से नीचे निवास करते हैं उनके लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में मैंने 7 से 8 पुस्तक और उनके राइटर्स डाल दिए हैं जो कि फर्स्ट पेपर से संबंधित हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट पेपर से संबंधित हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वैसे मैं बुक्स और उनके राइटर्स के लिए एक वीडियो दूंगा, बहुत ही जल्द दूंगा, जिसमें से आपके सारे बुक्स और उनके राइटर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वहाँ से मैक्सिमम देखिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में, और ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर आपको 10 से 15 क्वेश्चन से सिर्फ बुक्स और उनके राइटर्स पर ही देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पर आपको एक स्पेशल वीडियो मिलेगा जिसमें मैं आपको 100+ बुक्स और उनके राइटर्स को दूंगा, ठीक है, उनको तैयार कराऊंगा, जिसको आप कंप्लीट कर लेना बस। तो बुक्स और उनके राइटर्स के लिए मैं आपको स्पेशली अलग वीडियो बना के दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। और इसमें मैंने 7-8 बुक्स और उनके राइटर्स डाले हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको पुस्तक दिया गया है वो है कास्ट इन इंडिया। कास्ट इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 9 में जो पुस्तक आपके पास है कास्ट इन इंडिया, पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हट्टन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है माइकल, सी कूले या फिर डी आपके पास है घुरिए। तो कास्ट इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं हट्टन। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? हट्टन, माइकल, कूले या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है घुरिए। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी घुरिए। देखो, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं घुरिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हट्टन, बी माइकल, सी कूले या फिर ऑप्शन नंबर डी घुरिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी घुरिए। घुरिए ने कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक लिखा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? हट्टन, श्रीनिवास, कूले या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है घुरिए। यहाँ पर यूरिया हो गया है, इसको घुरिए बना लेना आप लोग, ठीक है। तो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। श्रीनिवास ने सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इन सारी पुस्तकों को आप लोग नोट कर लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं,
ठीक है। इन पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन करेंगे और इनको अच्छी तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए है हट्टन, बी श्रीनिवास, सी कोले या फिर ऑप्शन नंबर डी घुरिए। यहाँ पर फिर से मिस्टेक है तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवास। श्रीनिवास ने कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया भी लिखी है और कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक, ये दोनों पुस्तक इन्होंने ही लिखी है। तो इनको आपको ज़रूर याद कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें जो बुक का नाम दिया गया है वो है रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है हट्टन, बी आपके पास है श्रीनिवास, सी आपके पास है कूले, डी आपके पास है मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मजूमदार। मजूमदार ने रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक का नाम बताना आपको। कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक का नाम। ऑप्शन नंबर ए है हट्टन, बी श्रीनिवास, सी बेतई या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है मजूमदार। तो कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के जो लेखक हैं वो है बेतई। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स पुस्तक के लेखक का नाम बताना आपको। हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स पुस्तक के लेखक का नाम हट्टन, श्रीनिवास, बेतई या फिर पडिक्कर। तो इसको लिखा था ऑप्शन नंबर डी पडिक्कर ने। किसने लिखा था इसको? पडिक्कर ने लिखा था हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड्स पुस्तक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। होमो हायरार्किक्स पुस्तक का लेखक कौन है? हट्टन है, ड्यूमो है, बेतई है या फिर पडिक्कर हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो है ड्यूमो। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो जितनी भी पुस्तकें मैं आपको दे रहा हूँ इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना और अच्छे से इनको याद ज़रूर कर लेना है। ठीक है। तो इस पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं ड्यूमो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम बताना आपको। हट्टन, ऑप्शन नंबर बी माइकल, सी आपके पास है कोलंडा, डी आपके पास है घुरिए। कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी कोलंडा। कोलंडा ने कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया पुस्तक लिखी थी। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? प्रभु जाति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? ऑप्शन नंबर ए है हट्टन ने दी थी, श्रीनिवास ने दी थी, कूले ने दी थी या फिर घुरिए ने दी थी। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा दी थी वो दी थी श्रीनिवास दास ने। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है। श्रीनिवास दास ने प्रभु जाति की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है? पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है बताना आपको। जाति है, लिंग है, वर्ग है या फिर आयु है। पश्चिमी समाजों में जो स्तरीकरण का आधार है वो है वर्ग। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्ग के आधार पर समाज का स्तरीकरण किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो पश्चिमी समाज में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन निम्नांकित में से किस विद्वान का है? स्मिथ का है, माइकल का है, कूले का है या फिर मजूमदार एवं मदन का है? तो देखो, जाति एक बंद वर्ग है, यह जो कथन दिया था इसको दिया था मजूमदार एवं मदन ने। तो डी रहेगा हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है? वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है?
तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो, जाति ऑप्शन नंबर ए है, बी आपके पास है वर्ग, सी आपके पास है वर्ण, डी आपके पास है धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाति। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है। तो जो जाति है हमारी, ये हमारे जन्म से ही निर्धारित होती है और हमारी मृत्यु तक ये बनी रहती है। ठीक है, तो जाति हमारी जन्म से निर्धारित होती है और मृत्यु समय तक यहाँ रहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से जाति का आधार कौन सा है। निम्नांकित में से जाति का आधार कौन सा है? राष्ट्र है, जन्म है, प्रजाति है या फिर क्षेत्रीय है। तो जैसा कि अभी हमने ऊपर देखा कि जाति का आधार क्या है, जन्म है। ठीक है, जन्म के अनुसार ही जाति निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित में से जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने वाला प्रमुख आधार कौन सा है। निम्नांकित में से जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने वाला प्रमुख आधार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है नगरीकरण, सी आपके पास है अंतर्विवाह, डी आपके पास है बहिर्विवाह। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि निम्नांकित में से जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने वाला प्रमुख आधार कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्विवाह। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह जाति व्यवस्था को स्थायी बनाए रखने वाला एक प्रमुख आधार माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अस्पृश्यता का संबंध किससे है। अस्पृश्यता का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए है, पहले इसका मतलब जान लीजिए। इसका मतलब है कि छुआछूत। पहले क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, निम्न जाति के लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, उनसे दूर से बात करते थे। ठीक है, तो ये एक छुआछूत है। इस वर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं कि छुआछूत। तो आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ग व्यवस्था से, संपदा से, जाति प्रथा से या फिर दास प्रथा से। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा से। अस्पृश्यता का जो संबंध है वो है जाति प्रथा से। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 1 आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करो। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।